नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, जहां एक तरफ बिहार की राजनीति में हर कोई विधानसभा चुनाव की चर्चा कर रहा था, राजनीति सरगर्मी बढ़ी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ मंगलवार कश्मीर के पहलगाम से जो खबर निकल कर आई, इतनी दर्दनाक खबर, आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया, 28 लोगों की जान चली गई और उसके बाद पूरा देश उबल रहा है। बदला चाहिए, हर कोई मांग रहा है। बिहार के मनीष रंजन की भी इसमें मौत हो गई। आईबी के अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे, घूमने गए थे कश्मीर के पहलगाम और वहां पर उनकी जान ले ली वहां पर आतंकियों ने। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा कर खत्म कर बीच में सऊदी अरब से वापस भारत लौट आए हैं और ऐसे में इस पूरे घटना को लेकर जो सरकार है वो भी चिंतित है, लेकिन देश तो कह रहा है भैया बदला तो हमें चाहिए, जो हुआ है उसका इंसाफ होना चाहिए। तो बातचीत करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। कैसे देखते हैं इस घटना? देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं कश्मीर में लगातार होती रही हैं, घाटी में। इधर जरूर कुछ दिनों से वहाँ शांति थी, ऐसी बड़ी घटना नहीं हो रही थी। इस तरह की बड़ी घटना आज से 3-4 साल पहले हुई थी, मगर अभी हाल फिलहाल वहाँ लग रहा था कि कश्मीर बदल रहा है, अमन चैन लौट रहा है, मगर अचानक इस तरह की घटना हो गई। तो इसमें कई बातें हैं जो साफ साफ दिख रही है। ये सुरक्षा बलों की चूक है और दूसरे की भारत भले विश्व स्तर पर अपनी इमेज बहुत बन चुकी है हमारी, मगर एक सॉफ्ट स्टेट अभी भी है और इसी सॉफ्ट स्टेट की छवि का फायदा उठाया जा रहा है। सॉफ्ट स्टेट का मतलब दरिया दिल है। दरिया दिल, हाँ, दरिया दिल और कठोर एक्शन नहीं लेने की क्षमता हमारी। आप देख लीजिए कि छोटा सा देश बांग्लादेश बाहें मुंह मरोड़ता रहता है हिंदुस्तान का। पाकिस्तान तो लगातार परेशान कर रहा है, तरह तरह से हमले करता है, युद्ध छेड़े हुए है हिंदुस्तान के खिलाफ। म्यांमार छोटा सा देश, वो भी अपने लोगों को खेल दे रहा है हिंदुस्तान में। वहां से लोग भाग के यहाँ चले जाते हैं और कभी सेना बॉर्डर पर वो भी उत्पात करता है। म्यांमार की सेना कभी भारतीय सैनिकों पर फायरिंग वायरिंग भी कर देती है। नेपाल छोटा सा देश जिसके साथ हिंदुस्तान का रोटी बेटी का रिश्ता है, नेपाल भी जब तक आंखें तरेरता रहता है। श्रीलंका ने भी अभी हाल तक जो पिछली सरकार थी लगातार भारत से पंगा मुझा। तो ये चारों तरफ जो हम दोस्ती की बात करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, मगर हमारे जो इर्द गिर्द पड़ोसी जो हमारे, वो सब हमारे कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं और हम पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। और ये चूक जो हुई, ये अभी का जो हमला है, ये देखिए भारत का जब बंटवारा हुआ 1947 में, वो बंटवारा ही गलत था और ये समस्या की जड़ उसी बंटवारे में छिपी हुई है। 1947 में आपने अपने पड़ोस में एक अस्थायी दुश्मन को बैठा दिया और वो आज तक दुश्मनी निभा रहा है। हम दुश्मनी भूल गए, हम भाईचारा चाहते हैं, मगर वो दुश्मनी निभा रहा है और वो लगातार परेशान कर रहा है। तो उस समय हमारे पुरखों ने गलती की, एक गलती की, देश का बंटवारा किया। दूसरी गलती हुई फिर 1948 में जब कबायली हमला हुआ, कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी सेना बढ़ी और श्रीनगर तक पहुंच गई। और उस समय जब भारतीय सेना इधर से बढ़ी, उस समय कश्मीर इंडिपेंडेंट स्टेट था, विलय उस समय तक नहीं हुआ था भारत में। तो वहां के महाराजा की मदद पर भारत की सेना वहां पहुंची और जब खदेड़ने लगी और वो लगभग पूरे विजय की स्थिति में थी, जो आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो वहां तक पहुंच चुकी थी और पूरा कश्मीर अपने कब्जे में लेने वाली थी। तब तक अचानक उस समय की सरकार ने सीज फायर कर दिया, यूएनओ और बड़े पावरफुल देशों के दबाव में। तो वो पूरा कश्मीर कब्जे में नहीं आ सका, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बना दिया, वो जो आज तक बना हुआ है। तो दूसरी गलती, फिर तीसरी गलती हुई 1965 में। उस समय भी पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा, हमला किया भारत पर
और भारतीय फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया और लाहौर तक पहुंच गई थी भारतीय फौज। मगर उसके बाद फिर ताशकंद में जाकर समझौता और हुआ और हमने अपने सैनिकों की शहादत की कुर्बानी दे दी और वो सारा जमीन लौटा दिया जो कब्जे में आया था। वो बिना किसी बंदिश लगाए, शर्त लगाए, कोई उस पर आरोप जड़े, हमने वापस लौटा दिया। अच्छे दोस्त मित्र। फिर यही गलती 1971 में हो रही थी जब बांग्लादेश बना और पाकिस्तान ने उसमें हमला किया। उस समय श्रीमती गांधी थी प्रधानमंत्री। 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने शरण और भारत में ला करके उनको महीनों तक रखा गया था। यहाँ रांची में भी उनको रखा गया था पाकिस्तानी सैनिकों को उस समय। और अंत में शिमला समझौता हुआ और वो सारे सैनिक बिहार कर छोड़ दिए गए। उस समय अगर सरकार चाहती तो पाकिस्तान की बाहर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है उसको मुक्त कराया जा सकता था। यही शर्त रखी जाती, यहाँ को छोड़ो तब हम तुम्हारे सैनिकों को। 1 लाख सैनिकों को बिना शर्त छोड़ दिया गया। करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ उस पर, उनको रखने में, खिलाने में, पिलाने में, उनकी खातिरदारी, और वो गंवा दिया गया। तो ये तीसरी चौथी गलती। उसके बाद फिर गलती हुई कारगिल वार में। कारगिल वार में भी पाकिस्तानी सैनिक छत में घुसे, कब्जा कर लिया और वो ऊपर पहाड़ पर थे, भारतीय फौज नीचे थी तो अपर हैंड था उनका। फिर जब भारतीय फौज ने उनको खदेड़ना शुरू किया और चारों ओर से घेर लिया तो उस समय फिर दबाव पड़ा और उनको सेफ पैसेज दिया गया। ये सरकार उस समय तत्कालीन एनडीए सरकार ने ये घोषणा की कि सेफ पैसेज दिया गया है कि वो सुरक्षित निकल जाएगा। तो जब आप जीत आपके करीब होती है उस समय आप अपने सैनिकों के हाथ पांव बांध के पीछे। तो ये वो समझ गए हैं कि आप सिर्फ दिखावटी शेर हैं, कागज के शेर हैं, आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनका कर नहीं सकते। आज जरूरत है इस देश को इजराइल बनने की। जैसे इजराइल ने गाजा पर हमला करके दूर दूर कर दिया, वहां धुआं उड़ा दिया, वैसे ही हमले की जरूरत है। एक बार इस पार या उस पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। ये जो रोज की लड़ाई है, करके लोग मारे जा रहे हैं। कश्मीर पर बताइए, करोड़ों करोड़ खरबों खरब रुपया हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का खर्च हो रहा है कि कश्मीर का विकास हो, वहाँ तरक्की हो, लोगों को रोजी रोटी मिले, अमन चैन हो। मगर कश्मीर में एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसकी सहानुभूति पाकिस्तान के साथ। जब जगमोहन थे वहां गवर्नर, तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट एक तैयार की थी कि कैसे जो कश्मीर पुलिस है उसके अनेक अधिकारी और सिपाही खुफिया एजेंट बने हुए हैं पाकिस्तान को, सूचनाएं लीक करते हैं, आतंकवादियों की मदद करते हैं। उनको बर्खास्त करने की अनुशंसा उन्होंने भेजी तो बर्खास्त करने के बजाय उन्हीं को हटा दिया गया वहां से, कश्मीर से तबादला हो गया। उन्होंने फिर किताब लिखी और हमको याद है वो पटना आए थे, उनकी सभा थी, उसमें उन्होंने सारी बातें कही कि कश्मीर की स्थिति कितनी भयावह है, ये उसी समय उन्होंने बता दिया। तो हम लगातार चूक करते रहे और भगवान भरोसे छोड़ दिया कि आज ये तो कल सुधरेगी स्थिति। तो उसी का नतीजा है निरपराध लोग मारे जा रहे हैं। लोग वहां जाते हैं आनंद मनाने, छुट्टियां मनाने, कि परिवार के साथ खुशी मनाने, और वहां से अपने लोगों की लाश भी करके आते हैं। तो ये है। तो अब देखिए क्या हो रहा है। सरकार के पास समय है, पूरा देश उबल रहा है। अगर अभी कुछ निर्णायक कदम सरकार ने नहीं उठाया तो ये सरकार के लिए भी बहुत भारी पड़ने वाला है। अच्छा, ये समझ लीजिए। अब देश अब किसी को सहने और माफ करने की स्थिति में। और अभिनंदन जी को भी जोड़ेंगे। अब जैसे कि इतिहास तो हमने देखा कहां कहां गलतियां हुई, कैसे कैसे हुआ, लेकिन पीएम मोदी जब उन्होंने बागडोर संभाली, जिस तरीके से उनका एक्शन रहा, तो चाहे एयर स्ट्राइक की बात करें या मुंहतोड़ जवाब देने की बात करें, तो लग रहा था कि स्थितियां सुधर रही हैं। फिर बात हुआ जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया उसे, और अब फिर ये जो आतंकी हमला हुआ है, मतलब प्रश्न चिन्ह तो पीएम मोदी के ऊपर भी खड़ा। देखिए इस हमले में तो सीधे सीधे सरकार की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर में हालात बदल रहे हैं, वहाँ विकास हो रहा है, वहाँ पर सब जय जय हो गया, बहुत अच्छा हो गया, तो फिर ये 28
ये 28 तो सरकारी आंकड़े हैं, अब पता नहीं कितने लोगों को गोली मारी गई, एक भीड़ पर घेर कर चारों तरफ से गोली चलाई गई है, तो उसमें कितने लोग मरे, 28 लोगों की जो सरकारी आंकड़ा है, अगर उसी को मान ले तो ये नरसंहार और खुलेआम नरसंहार हुआ। आपकी एजेंसी क्या कर रही थी, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, वहां कोई सैनिक क्यों नहीं था, वहां पुलिस क्यों नहीं थी, या आपकी जो खुफिया एजेंसी थी उसने ऐसी सूचना क्यों नहीं दी कि इतना बड़ा हमला होने, और जबकि उसके पहले उसमें पीओके में बैठा हुआ एक आतंकी कह रहा है कि कश्मीर में शांति बहाली हम होने नहीं देंगे, वो चैलेंज कर रहा है सरकार को, और वीडियो भी आ रहा है, और ये सरकार कह रही है कि हम घर में घुस के मारने वाले हैं। जिस दिन उसने कहा कि हम होने नहीं देंगे, घुस के मारते। आपको किसने रोका है रोज? ये जो आप जो बार बार कह रहे हैं कि हम तिस्मार खा हैं, ये है वो है, आप कुछ नहीं है, आप केवल ये इन सब चीजों को एक मुद्दा बनाकर, एक माहौल बनाकर और सरकार में बने रहने हैं। अब देखिए, ये मीडिया की रिपोर्ट जो है कि पर्यटकों को मारा, और फिर आप ये कह रहे हैं कि उसने धर्म पूछा, वो कलमा पढ़वाया, तो भाई पर्यटकों को मारा कि हिंदुओं को मारा? सवाल क्या है? अगर ये सवाल है तो ये स्थिति क्यों पैदा हुई? और वक्फ बोर्ड की समस्या जो अभी देश में चल रही है, मुर्शिदाबाद में एक बहुत बड़ी हिंसा को झेला है, वहां से हिंदुओं का बड़ा पलायन हुआ है। कश्मीर से जो हिंदू भगाए गए 90 के दशक में, और वो वहां अभी तक दिल्ली के उसमें रह रहे हैं, शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं, उनको अभी तक तो आप ले नहीं जा सके, और जो लोग पहुंचे हैं उनको आप, तो वहां से भी पलायन हो रहा है, मुर्शिदाबाद से भगाए जा रहे हैं, बंगाल से, उधर आपका मणिपुर जल रहा है, माने हर जगह से आप भगाए जा रहे हैं। तो हिंदुओं का एक छोटा देश है भारत, जो ये हो गया कि बंटवारा कि ये मुसलमानों का देश है और ये हिंदुओं का देश है। फिर अब भारत हिंदुओं का देश नहीं है, धर्मनिरपेक्ष बहुसंख्यक का बात। ये धर्मनिरपेक्ष तो इंदिरा गांधी ने जोड़ दिया, वो धर्मनिरपेक्ष उस समय भी वो नहीं था, लेकिन धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा हुआ, इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ। ये हिंदुओं का देश, वो मुसलमानों का देश है, और जहां जहां है उनको दे दीजिए। तो बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये बीच में एक सड़क भी देने की बात थी कि पैसा एक दे दिया जाए उनको। सवाल यह है कि सरकार क्या करना चाहती है? केवल आप बयानवीर है कि एक तो तकिया कलाम की तरह है कि मैं इसकी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ, मैं भर्त्सना करता हूँ, और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, मैंने 21 दिन दिया जाएगा, और लोग ऐसे ही मरते नहीं, लोग मरते रहे। आपने 10 आतंकियों को जहाज में बिठा के जाके वहां पर छोड़ा था, जाके उनको वो दे दिया था, और वही आज आपके लिए चैलेंज बने हुए। तो सवाल यह है कि ये हमला, इस पर क्या विचार हो रहा है? प्रधानमंत्री लौट के आ गए हैं, गृह मंत्री ने बैठक की है, उच्च स्तरीय बैठक हुई है, अभी एक सुरक्षा काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है, शाम को होगी। लेकिन ये सब होने के बाद आप जब तक मैसेज नहीं देंगे कि हम कोई सख्त कदम उठा सकते हैं और इन चीजों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठकें मीटिंग तो हमेशा होती रहती है, ये कोई नया बात तो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। सवाल यह है कि आप लगातार ये करें, बैठक करें। आज अभी थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह ने कहा, उन्होंने इस बात को कबूल किया है, उनका स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं कि हिंदुओं को मारा गया। उन्होंने कहा धर्म पूछकर, ये नहीं कहा हिंदुओं को मारा गया, उन्होंने कहा धर्म पूछकर मारा गया, हम इसका जवाब देंगे। तो भाई आप तो रक्षा मंत्री हैं, आप जवाब दीजिए, और क्या करेंगे ये बताइए देश को कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो पहले तो अपने देश में ही इसको लेकर आपका ये सुरक्षा सलाहकार जो है वो जेम्स बॉन्ड की तरह आप उसको करते हैं कि ये जेम्स बॉन्ड है, आपके रक्षा मंत्री हैं, आपके गृह मंत्री हैं, ये सब लोग लंबे चौड़े बयान खाली दे रहे हैं और होता कुछ नहीं है। वो उस एयर स्ट्राइक का भी क्या फायदा हुआ जब आपने वहां कर दिया कि 300 लोगों को मैंने मार दिया, लेकिन वो वही लोग फिर आ रहे हैं आपके यहाँ और आके आपके यहाँ घटना, अभी तो 4 जवान शहीद हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले शहीद हुए हैं। तो ये रोज हो रहा है, रोज हो रहा है। जब तक कोई, जैसे कैंसर का ऑपरेशन किया जाता है तो डॉक्टर थोड़ा बड़ा काटते हैं माने चारों तरफ से कि अब मैंने नहीं फैले, तो इसका भी कैंसर के ऑपरेशन की तरह ऑपरेशन करना पड़ेगा और बड़ा ऑपरेशन करके और इसको जड़ से मिटाना पड़ेगा, नहीं तो उसको होम्योपैथिक दवाई की तरह जो इसका देना पड़ेगा कि जड़ से खत्म हो जाए। तो इसका उपाय वही है। सवाल बिहार में भी नेता प्रतिपक्ष श्री यादव ने जांच की बात कही,
अनुरोध भी किया कि इस पर अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए। पुलवामा का भी जिक्र कर दिया कि उसमें जांच में क्या हुआ। पप्पू यादव भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। हर किसी ने संवेदनाएं व्यक्त की, साथ ही सरकार पर सवाल उठाए हैं, बिहार के राजनेताओं ने भी उठाए हैं, लेकिन वही फिर सवाल घूम फिर कर आता है, सॉल्यूशन क्या है? नहीं, राजनेता तो अभी बयान दे रहे हैं इसलिए कि देश उबल रहा है। अगर वो नहीं बयान देंगे तो वो कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे, इसलिए वो बयान दे रहे हैं। ये नेताओं का चरित्र संदिग्ध है इस मामले में। आप याद कीजिए जब नुसरत जहां पकड़ी गई थी, जो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या बयान आया था, बिहार की बेटी, उसको उस आतंकवादी को बिहार की बेटी इन्होंने बताया था। जब गुजरात में महिला आतंकी मारी गई थी, ISI की वो एजेंट थी, तो उस समय कहा गया कि दूसरी को मारा गया, महिला को मारा गया, क्या क्या ये किया गया। तमाम विरोधी दलों ने उस पर सवाल खड़े किए थे और बाद में जांच पड़ताल में वो प्रमाणित हो गया कि वो ISI की एजेंट, और वो एक बड़े ऑपरेशन किया है। सोहरावर्दी मारा गया, उस पर भी सवाल उठे थे। तो ये राजनीतिक दलों का दोहरा चरित्र है। वो वोट देखते हैं, वोट किधर मिलेगा, जिधर वोट मिलेगा उस अनुकूल बयान देते हैं। सलमान खुर्शीद का बयान याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि जब मैंने बाटला हाउस एनकाउंटर की चर्चा की सोनिया गांधी से, तो सोनिया गांधी की आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि वो मरने वाले मुसलमान थे और वो आतंकवादी थे, आए थे। ये नहीं हो पा रहे कि आतंकवादी थे, वो कह रहे हैं कि मुसलमान थे और वो मारे गए, इसलिए सोनिया गांधी की आंखों से आंसू। तो ऐसे में सरकार भी क्या करे, जब उसके घर में समर्थन नहीं मिलेगा, जब राजनीतिक दल राष्ट्र हित के इशू पर भी सरकार के साथ नहीं खड़े होंगे, तो सरकार को भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। आज तो खड़े हैं, आज खड़े हैं, बयानों से खड़े नहीं, उसमें भी बयानों से खड़े हैं, फिर उसमें पुलवामा के सवाल को उठा रहे हैं कि जांच क्यों नहीं, वो अभी जरूरी है उठाने का। अरे सबसे बड़ा बयान तो रॉबर्ट वाड्रा है। माने रॉबर्ट वाड्रा अगर कोई बोल रहे हैं, इसका माने राहुल गांधी का वो थॉट है, राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस का वो थॉट है। अगर रॉबर्ट वाड्रा बोल रहे हैं, वाड्रा कह रहे हैं कि मुसलमानों ईसाइयों पर इस देश में जिस तरह से हमले हो रहे हैं, ये उसका असर हो सकता है। आप सोच सकते हैं रॉबर्ट वाड्रा जो बात बोल रहे हैं, हाँ, उनके पति हैं, और वो जो कह रहे हैं, क्या ये कांग्रेस का थॉट नहीं है, क्या कांग्रेस की सोच नहीं है? तो अगर कांग्रेस का स्टैंड यही है तो उनको साफ करना चाहिए कि हम इसी स्टैंड पर हैं। तो सवाल यह है कि विपक्षी पार्टियों ने जो अपना रवैया रुख अपना कर रखा है, अभी हाल में वो जाके अमेरिका में 2 दिन पहले वो कह गए कि बिहार में चुनाव, देश में चुनाव को प्रभावित किया जाता है और इसके हमारे पास वो है। तो सवाल यह है कि आप जाके बकवास करते हैं विदेश में, और दुनिया भर में एक छवि ये बना कर रखे हैं कि किसी मसले पर विपक्ष और पक्ष ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ऐसे ही राजनेता आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं, और इसीलिए उनका मनोबल बढ़ता है। आतंकवादियों का और भारत के जो दुश्मन है, उनका मनोबल ऐसे ही गैर जिम्मेवार नेता बढ़ा रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, पाल पोस रहे हैं, उनके लिए कोर्ट में खड़े हो रहे हैं, वकालत कर रहे हैं उनकी, और उनको सजा से बचाने की कोशिश में लग रहे हैं। तो इस देश का भगवानी मालिक है। इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको क्या नजर आता है? सॉल्यूशन ये है कि सरकार को नेताओं को किनारे करके जनता को विश्वास में लेना चाहिए, और जनता को विश्वास में लेकर के ऐलान करें कि अब हम इजराइल की तरह मटिया भेंट करेंगे पाकिस्तान को। समाधान एकदम ऑपरेशन फाइनल, एक बार अंतिम लड़ाई हो और वो समाधान हमेशा के लिए। जैसे कि कहा जाता है कि जब से परमाणु संपन्न देश हुए हैं, उसके बाद से आमने सामने की लड़ाई इतना आसान नहीं किसी के लिए, आपको लगता है? क्योंकि आर्थिक यूक्रेन में तो हो रहा है ना, दोनों देश परमाणु संपन्न, यूक्रेन भी और रसिया भी। क्यों नहीं परमाणु इस्तेमाल हो रहा है वहाँ? 2 साल से 3 साल से युद्ध चल रहा है। इजराइल जब मार के वहां धुआं उड़ा दिया गाजा पट्टी का, ईरान के पास तो परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, क्यों नहीं वहां लेकर गए परमाणु बम? तो ये सिर्फ धमकाने और गिदड़पकी, परमाणु बम है तो मारो मारो, इस तरह से दिल दिल करके मरने से तो अच्छा है कि एक बार मर जाए। ये रोज रोज का खटखट ये ठीक नहीं है। एक बड़ा प्लान सरकार को बनाना है, बड़ा प्लान बनाना चाहिए। और अगर बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई आप टालना चाहते हैं
तो जैसे वो हमारे यहाँ टेरर पैदा कर रहे हैं, उसका जवाब उसी हिसाब से देना चाहिए। कश्मीर में परिस्थितियां कैसे बदले, क्योंकि आप बहुत लोगों का यही मानना है कि वहाँ पे जो लोग हैं क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा उनका समर्थक है, हाँ, ये कैसे खत्म होगा? ये इसका भी फार्मूला निकालना होगा। वहाँ बाहर के लोगों को, कश्मीर से जो बाहर के लोग उनको ले जाके वहाँ बसाना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें सरकारी स्तर पर सस्ते दर पर जमीन देनी होगी और वो लोग जाके जब बसेंगे उनकी आबादी वहाँ ज्यादा हो जाएगी। अभी वहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, मुस्लिम बहुल प्रदेश है। सवाल वही है कि कौन लोग जाके बसेंगे, क्योंकि इस तरह से बसने वालों की कमी नहीं होगी। ये तो सबके अंदर है। उसमें बिहार सबसे अव्वल होगा। अगर जमीन सस्ते में मिलने लगी तो देखिएगा कि बिहार के लोग लाइन लगा देंगे जमीन खरीदने की। और एक बार जब बस गए तब फिर वहाँ तो बिहारी जलवा कायम हो जाएगा, तो फिर हिम्मत है पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसे वहाँ के बॉर्डर पर एकदम छिछड़ा उड़ा देगा। तो देखिए, हम लोग बातचीत कर रहे थे जिस तरीके का दुखद घटना कश्मीर के पहलगाम में हुआ, जिस तरीके से आतंकियों ने हमला किया, पर्यटकों पर हमला किया, उनका धर्म पूछा और उसके बाद पुरुषों पर गोलियां बरसाई, उनकी जानें दी। और बिहार के मनीष रंजन की भी इसमें मौत हुई, जो कि आईबी के अधिकारी थे, हैदराबाद में पोस्टेड थे, गए थे घूमने के लिए, लेकिन क्या कुछ उनके साथ हो गया। ऐसे कई परिवार के सदस्य थे जो वहां पर गए थे, लेकिन अब जो उनका परिवार है उसे उनके बिना ही रहना होगा। और ऐसे में जो देश के तमाम नागरिक हैं वो सभी गुस्से में हैं, आग बबूला हैं और मांग रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए। और इसके लिए सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव है। पीएम मोदी जो कि अभी विदेश दौरे पर थे, बीच में ही अपना दौरा छोड़कर भारत लौट आए हैं। अमित शाह भी लगातार इसको लेकर बैठकें कर रहे हैं और घटनास्थल का भी दौरा करने की बात निकल कर सामने आई है। तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। पाकिस्तान के खिलाफ आतंकियों पर कार्रवाई की बात भी सामने आई है, मुठभेड़ भी हुआ है सैनिकों से। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे किस प्रकार से इस पर सरकार एक्शन लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी पीएम मोदी भी सवालों के घेरे में आ गए हैं कि किस प्रकार से आखिरकार कश्मीर में बीजेपी सरकार का, कहिए मतलब केंद्र सरकार का जो मिशन रहा वो काम किया। इसमें कहा गया कि आतंक मुक्त कश्मीर बनाया जाएगा, लेकिन क्या सचमुच इस पर एक बड़ा काम हो पाया है? तो फिर ये नतीजा कहां से निकला? आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।